नमस्कार, मैं डॉक्टर सुलक्ष्मी तोषणी फ्रॉम एसडी गवर्नमेंट कॉलेज व्यायाम। बच्चों, आज हम देखेंगे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कंसेंट एंड फ्री कंसेंट दो वर्ड्स आता है, तो उन दोनों में क्या डिफरेंस है और व्हाट इज़ द फ्री कंसेंट। तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि कंसेंट का मतलब तो होता है कि जिस भाव के साथ में प्रपोजल दिया जाता है तो उसी भाव से यदि उसके ऊपर कंसेंट मिल जाती है, सेंस से यदि कंसेंट मिल जाती है तो दैट इज़ कॉल्ड कंसेंट और सहमति। परंतु अपन अब इसमें पढ़ रहे हैं फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट हो गया कि वो कंसेंट तो हो परंतु उसके साथ में वो फ्री हो, यानी कि उसके ऊपर किसी तरह का कोई भी बाउंडेशन नहीं लगाई गई हो, उसको किसी तरह से बाध्य नहीं किया गया हो पक्षकार को कि उसको उसके ऊपर अपनी सहमति देना आवश्यक है। तो इस तरह से जब कोई भी कंसेंट दी जाती है तो उसको अपन फ्री कंसेंट बोलते हैं। और अब वो जो फ्री कंसेंट दी जा रही है तो वो कैसे होनी चाहिए कि उसमें किसी तरह से, ये सेक्शन 14 में इसको डिस्क्राइब किया हुआ है, तो उसमें अपन देखते हैं कि सबसे पहले तो उस पक्षकार के अगेंस्ट में किसी तरह से उत्पीड़न का प्रयोग नहीं किया गया हो, यानी कि इंडियन पेनल कोड में जो कार्य प्रोहिबिटेड है या वर्जित है वो कार्य उसके अगेंस्ट में नहीं किए जाए। और सेकंड है अनड्यू इन्फ्लुएंस, कि उस पक्षकार पर अपने हायर पोजीशन के कारण से या पक्षकार की लोअर पोजीशन है या किसी भी तरह से कि वो उसको प्रभावित करने की पोजीशन में है, तो इस तरह का कोई भी उसके ऊपर अनुचित प्रभाव डालने का प्रयत्न नहीं किया जाए। थर्ड इज कि उसके साथ में कोई भी कपटपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाए, कपट से उसकी सहमति लेने का प्रयास नहीं किया जाए। फोर्थ इज मिसरिप्रेजेंटेशन, नहीं होगी उसको जो फैक्ट्स हैं उस फैक्ट्स के अगेंस्ट में कुछ कहना और उसको भ्रम में डाल करके कोई भी कार्य करना, इस तरह का नहीं किया जाए। फिर लास्ट है मिस्टेक, कि ये कोई भी एक पार्टी की भी गलती पर हो सकती है और बोथ पार्टीज भी मिस्टेक पर हो सकती है। तो इनके बेस पर यदि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई भी एग्रीमेंट होता है, तो वो एग्रीमेंट जो पार्टी जो एक्सेप्टर है उसने जो अपनी सहमति दी है तो वो सहमति स्वतंत्र सहमति नहीं मानी जाएगी। और जब वो स्वतंत्र सहमति नहीं है तो जिस पार्टी की स्वतंत्र सहमति नहीं ली गई है वो दैट पार्टी कॉल्ड एग्रीव पार्टी। तो जब उसको जो पीड़ित पक्षकार है तो उस एग्रीव पार्टी को अधिकार है कि उसके साथ में जो कि गलत हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट कब हो सकता है जबकि उसकी कंसेंट फ्री हो। तो जब उसकी कंसेंट फ्री नहीं है तो उस कंडीशन में उसको अधिकार है कि उसको एक सर्टेन टाइम पीरियड में, एक प्रॉपर टाइम पीरियड में उसको जो ही मौका मिला वो इसको वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। तो जब उसको वो वॉइड डिक्लेयर करता है तो उसको अपन वॉइडेबल बोलते हैं, क्योंकि ये राइट केवल जो एग्रीव पार्टी है केवल उसके पास में होता है, दूसरी पार्टी के पास में नहीं होता है, प्रपोजर के पास में ये राइट नहीं होता है। तो इस तरह से वो चाहे तो इसको वॉइड डिक्लेयर कर सकता है और वो पक्षकार चाहे तो इस अनुबंध को पूरा भी करवा सकता है। तो बच्चों, अब अपन लेंगे, ये तो मैंने आपको मोटा मोटा क्लासिफिकेशन समझा, अब अपन इसकी डेप्थ में जाएंगे। सबसे पहले अपन लेंगे कोर्शियन। तो कोर्शियन में अपन देखते हैं कि सामान्य रूप से इसका जो मीनिंग अपन लेते हैं कि किसी पार्टी के उसके शरीर फिजिकली या उसकी प्रॉपर्टी को किसी तरह से लॉस पहुंचाने के उद्देश्य से कोई कार्य करना या उस कार्य को करने की थ्रेटनिंग करना, धमकी देना, इस तरह का कोई भी कार्य किया जाता है तो उसको अपन इंडियन पेनल कोड के अगेंस्ट में समझते हैं। तो इस तरह से यदि कोई भी कार्य किया जाता है तो ये माना जाएगा कि इंडियन पेनल कोड के अगेंस्ट में यहाँ उत्पीड़न का प्रयोग किया गया है। अब इसमें अपन सबसे पहले देखते हैं कि कोर्शियन में मोटा मोटा क्लासिफिकेशन आपको बताती हूँ कि कोर्शियन कहाँ अप्लाइड माना जाएगा। तो सबसे फर्स्ट अपन देखेंगे एक्ट्स प्रोहिबिटेड बाय इंडियन पेनल कोड। क्या आप देखिए कि इंडियन पेनल कोड में जो कार्य प्रोहिबिटेड हैं तो उन वर्जित कार्यों को करना, वो वर्जित कार्यों को करना ही उत्पीड़न की कैटेगरी में माना जाएगा, क्योंकि पक्षकार वो नहीं करना चाह रहा है परंतु वो कार्य उसके अगेंस्ट में किए जा रहे हैं। इसमें जैसे किसी व्यक्ति को मारना, पीटना,
उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाना, ये इस तरह का कोई भी कार्य करना, तो ये इंडियन पेनल कोड के अगेंस्ट में माना जाएगा। इसमें एक केस काफ़ी चर्चित है, मद्रास हाई कोर्ट का केस है रंगनायप्पा बनाम अलवर सिटी। तो इसमें आप देखिए कि जो रंगनायकम्मा है तो उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है और उसके कोई भी बच्चा नहीं होता है। तो जो अलवर शेट्टी होता है तो वो उसको बात ही करता है कि वो एक सर्टेन बच्चे को अडॉप्ट कर लेगा और उसको धमकी, उसको हस्बैंड की जो डेड बॉडी है उसका फनरल करने से उसको तब तक रोकता है जब तक कि उस अडॉप्टेशन लेटर पर या गोद के जो पेपर्स है उसके ऊपर जब तक वो साइन नहीं कर देती है तब तक वो उसकी डेड बॉडी का फनरल नहीं होगा होने देगा। तो अंतिम किसी भी डेड बॉडी को अंतिम संस्कार करने से रोकना इंडियन पेनल कोड के अगेंस्ट में माना जाता है। तो रंगनायकम्मा ने, चूँकि वो उस समय इस स्थिति में नहीं थी सोचने और उसके सामने एक ही ऑप्शन था कि वो उस पेपर पर साइन कर देगा, तो उसने उस पर साइन कर दिया। और जब उसने साइन कर दिया तो ये किससे माना जाएगा कि कौन सा कार्य किया गया, एक्ट्स प्रोहिबिटेड बाय इंडियन पेनल कोड। तो उसने बाद में इसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि वो एग्री पार्टी तो उसे वॉइड डिक्लेयर करने का अधिकार है। सेकेंड अपन पढ़ेंगे थ्रेटनिंग प्रोहिबिटेड बाय IPC। अब इसमें आप देखते हैं कि कोई भी ऐसा कार्य करना, ऊपर तो है कि वो कार्य करना और नीचे है उसके लिए धमकी देना, ऐसा कार्य करने की धमकी देना जो कि इंडियन पेनल कोड से वर्जित है। तो इस तरह का कोई भी कार्य करने के लिए जब धमकी दी जाती है तो ये माना जाएगा कि वो भी उसकी स्वतंत्र सहमति को बाधित कर रही है। तो जैसे कोई भी एजेंट और उसका एम्प्लॉयर है, तो आप देखिए कि जो नियोक्ता है उसको उसका एजेंट उसके जो एजेंसी कार्य के जो पेपर्स हैं वो देने से तब तक मना कर देता है जब तक कि उसके जितने भी ऑब्लिगेशंस है, उसकी जो दायित्व है उसको वो जब तक कि माफ़ नहीं कर देता है या उसको मना नहीं कर देता है, उसको फ्री नहीं कर देता है, तब तक वो उसको वो पेपर्स नहीं देगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसको चूँकि एजेंट की ड्यूटी है कि वो उसके नियोक्ता को उसके सारे पेपर्स दे दे हुए टाइम पर एजेंसी के, परंतु वो नहीं दे रहा है तो और उसको इनवैलिड रूप से रोक रहा है, तो इसके लिए ये भी थ्रेटनिंग मानी जाएगी और इंडियन पेनल कोड के अगेंस्ट में मानी जाएगी, उसके द्वारा ये प्रोहिबिटेड है। इसी तरह से आप देखते हो कि कोई भी सुसाइड करने की धमकी देता है तो ये भी एक अपराध माना जाता है। तो कोई भी व्यक्ति सुसाइड करने की धमकी देता है, छत पे चढ़ जाता है, गिरने किसी पहाड़ी पर चढ़ जाता है, किसी टंकी पर चढ़ जाता है और उसको धमकी देता है कि जब तक उसको किसी भी प्रॉपर्टी उसके नाम ट्रांसफ़र नहीं की जाती है या उसको किसी ऑब्लिगेशन से रिलीज़ नहीं किया जाता है तब तक वो नहीं किया जाएगा तो वो सुसाइड कर लेगा, यहाँ से कूद जाएगा, या कोई भी इस तरह की वो आत्महत्या की धमकी दे देता है। तो जब वो धमकी देता है तो उसके घर वाले उसको रोकने के लिए उन पेपर्स पे साइन करेंगे, उसकी बात को मानेंगे। तो उसकी बात को मानना उनकी मजबूरी थी। तो ये क्या हो गया, थ्रेटनिंग हो गई कि इस तरह की कोई धमकी देना, धमकी देकर के कोई भी कार्य कराना, ये थ्रेटनिंग माना जाएगा और ये भी इंडियन पेनल कोड के अगेंस्ट में माना जाएगा। अब अपन नेक्स्ट देखेंगे इनवैलिड रिटेनिंग ऑफ प्रॉपर्टी। फर्स्ट तो देखा था इसमें कि कोई भी ऐसा कार्य करने की धमकी देना और फिर आके अब उस कार्य को करके बता दिया। जैसे अपन एजेंट का ही एग्जांपल ले लेते हैं कि पहले एग्जांपल में उसने बोला था कि वो पेपर्स को रोक लेगा या उसके जो नियोक्ता है उसके जो भी काम, जो पेपर्स उसके पास में पड़ा है, जो प्रिंसिपल के जो पेपर्स है या कुछ भी जो आवश्यक एजेंसी का जो स्टॉक है जो उसके पास में पड़ा है, तो जो प्रिंसिपल है उसको वो धमकी देता है कि वो उन पेपर्स को तब तक नहीं देगा जब तक कि वो कार्य नहीं कर देता है या उसको रिलीज़ नहीं कर देता है उसके। तो इस तरह का वो एक तो इसमें तो धमकी दी उसने प्रिंसिपल को, इसमें उनको रोक लिया। तो रोक लिया भी क्या हो गया, क्योंकि उसके एजेंट की ड्यूटी है कि वो पेपर्स वगैरह सारे अपने प्रिंसिपल को दे, परंतु वो नहीं देता है। तो इस कंडीशन में भी माना जाएगा कि उसने इंडियन पेनल कोड के अगेंस्ट में कार्य किया है। तो इस तरह से कोई भी
अवैध रूप से किसी भी संपत्ति को रोकना, किसी संपत्ति को रोकने की धमकी देना, ये इसी तरह के कार्य माने जाएंगे जो कि इंडियन पेनल कोड के अगेंस्ट में है। इसी तरह से अब नेक्स्ट पढ़ेंगे कि बाउंड द अदर पार्टी फॉर एग्रीमेंट, कि ऐसा कोई भी एक्ट करना कि जिससे वो दूसरी पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, एग्रीमेंट करने के लिए बाउंड करता है। तो जैसे सपोज करिए कि किसी का मकान खरीदना है और वो मकान बेचने के लिए तैयार नहीं है, तो वो उसको बाउंड करता है कि वो उसको मकान बेच देगा, और यदि वो मकान नहीं बेचता है तो वो उसके मकान को जला देगा, या इस तरह का कोई भी उसे कार्य कर देता है, उसके बच्चे को किडनैप कर लेगा, या इस तरह की कोई भी एक्टिविटी करने की उसको धमकी देता है, तो इस जो कि उसको एग्रीमेंट करने के लिए, बाउंड करने के लिए है, तो इस तरह का कोई भी कार्य करता है या करने की धमकी देता है, तो ये सारे कार्य इंडियन पेनल कोड के अगेंस्ट में माने जाएंगे। अब ये कि ये जो भी कार्य किया है या करने की वो थ्रेटनिंग कर रहा है, तो क्या उसे स्वयं के द्वारा करनी जरूरी है या वो किसी और से भी करवा सकता है? बिल्कुल, कि ये कार्य वो स्वयं भी कर सकता है और इसके लिए वो किसी और को भी अपॉइंट कर सकता है कि वो उसके अगेंस्ट में ये कार्य कर देगा। तो चाहे वो खुद करे, चाहे किसी और को अपॉइंट करे, बात बराबर मानी जाएगी। अगर कि ये किसके विरुद्ध की जाए, क्या जो पार्टी है उसके अगेंस्ट में ही की जाए या किसी अन्य के अगेंस्ट में भी की जा सकती है? तो बिल्कुल स्पष्ट है कि ऐसे किसी पक्षकार के अगेंस्ट में भी की जा सकती है कि जिससे वो पक्षकार कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए प्रेरित हो जाए। जैसे सपोज करिए कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए उस पार्टी को कहा जाए कि यदि इसने इन पेपर्स पर साइन नहीं किए तो उसके बच्चे को किडनैप कर लिया जाएगा। तो उसके बच्चे को किडनैप कर लिया, हालांकि उस पार्टी के अगेंस्ट में नहीं किया जा रहा है, परंतु उसके बच्चे को करना, यानी बच्चे को किडनैप किया जा रहा है, तो उस पार्टी पर उसका इफेक्ट होगा और वो मानसिक रूप से परेशान होकर के उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से उसको जो पार्टी है उसको एग्रीमेंट करने को बाउंड करने के लिए जो भी इस तरह की थ्रेटनिंग की जाती है या कोई भी इस तरह का कार्य किया जाता है, ये सारे कार्य इंडियन पेनल कोड के अगेंस्ट में माने जाता है। अब ये इसका प्लेस क्या हो, प्लेस कोई भी हो सकती है कि जिस स्थान पर कॉन्ट्रैक्ट किया जाना है वो प्लेस भी हो सकता है और कोई अन्य स्थान पर भी हो सकता है। जैसे सपोज करिए कि उसको राजस्थान में जयपुर में कॉन्ट्रैक्ट करना है, परंतु वो उसको थ्रेटनिंग करता है कि बॉम्बे में उसका जो बेटा रह रहा है उस बेटे को किडनैप कर लिया जाएगा। तो इसका मतलब हो गया है कि प्लेस जो कॉन्ट्रैक्ट जो प्लेस है वो तो जयपुर है, परंतु थ्रेटनिंग का या थ्रेटनिंग करने के लिए जो कहा जा रहा है या की जा रही है इंडियन पेनल कोड के अगेंस्ट में कार्य, वो बॉम्बे में किया जा रहा है, परंतु प्रभाव किस पे पड़ रहा है? जयपुर पर जो एग्रीमेंट किया जा रहा है उस पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो इस प्रकार से कोई भी प्लेस हो सकता है, परंतु कुछ धमकियाँ ऐसी होती है कि उसको व्यक्ति धमकी मानता है परंतु वो थ्रेटनिंग नहीं होती है। जैसे कोई पक्षकार कहता है कि वो उसके अगेंस्ट में केस फाइल कर देगा, क्योंकि केस करने का अधिकार सबको है तो इसको धमकी नहीं माना जाएगा। इसी तरह से कई बार कानूनी बाध्यता होती है तो कानूनी बाध्यता को भी धमकी नहीं माना जाएगा। कर्मचारियों के द्वारा स्ट्राइक पर जाने की थ्रेटनिंग दी जाती है, तो चूँकि स्ट्राइक करना जब तक किसी गवर्नमेंट के द्वारा रोक नहीं लगाई गई है स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे या तो वो उनका अधिकार माना जाएगा, तो ये भी उनकी थ्रेटनिंग नहीं मानी जाएगी। इसी तरह से जो बंधक अनुबंध है तो उसमें किसी मॉर्गेज प्रॉपर्टी को रोकने की धमकी देना, तो ये भी धमकी में नहीं माना जाएगा। अब इसमें है कि इसके इफेक्ट्स क्या होंगे ये इसको तो सबसे पहले तो अपन देखेंगे कि जो एग्री पार्टी है उसकी इच्छा पर ये वॉइडेबल डिक्लेयर हो जाएगा कि यदि वो चाहता है तो इसको वो वॉइडेबल डिक्लेयर कर देगा, यदि वो चाहता है कि इसको वो कंटिन्यू करना चाहता है तो वो कंटिन्यू भी कर सकता है। और सेकंड कि यदि वो वॉइडेबल डिक्लेयर हो जाता है तो उनको रेस्टिट्यूशन का अधिकार मिलेगा, यानी प्रत्यास्थापना, यानी कि दोनों पक्षकारों के बीच में जो लेन देन हुआ है वो उनको एक दूसरे को
लौटाना पड़ेगा। तो इस तरह से अपन देखते हैं कि स्वतंत्र सहमति क्या होती है और किन किन से इन्फ्लुएंस होती है, और मैंने आपको इसका फर्स्ट पोर्शन के बारे में बताया। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में अपन उन सबको एक एक लेकर के इसकी स्टडी करेंगे। थैंक यू।